हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस क्लास। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आपके साथ यूपीपीसीएस के लास्ट ईयर के पेपर्स जो है वो डिस्कशन में डिस्कस कर रहा हूँ। इकोनॉमी का मेरा जो सेक्शन है दैट इज़ योर इकोनॉमी। और ये इस क्लास का इस डिस्कशन का पर्पस है 2025 के जो बच्चे हैं जो 2025 का जो प्रीलिम्स हुआ था उसका जो मेंस लिखेंगे आगे चल करके। अब तो 2026 में ही उसका मेंस होगा। उसके लिए उनको प्रिपेयर करना, उनको तैयार करना और एक आइडिया देना कि कैसे उनका मेंस का आंसर लिखना है और क्वेश्चन को कैसे डिकोड करना है। तो मैंने 24 के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस ऑलरेडी कर चुके थे, उसके वीडियोस भी हैं, आप उसे देख सकते हैं। अगर नहीं देखा है तो इसको प्लीज़ एक बार ज़रूर देखें। 23 के मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं इकोनॉमी के, अब उसी सीक्वेंस में हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए फिर एक क्वेश्चन जो इकोनॉमी से आया हुआ है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है। ना क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, व्हाट आर द इश्यूज एंड द चैलेंजेस विद इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया। समावेशी विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए, भारत में समावेशी विकास के मुद्दे और चुनौतियां क्या क्या है समझाइए। देखिए मैंने आपको बताया है कि ये जो कॉन्सेप्ट है इंक्लूसिव ग्रोथ वाला ये मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जाम, both for UPSC also and for your state level exam also। स्टेट के भी मेंस में ये बहुत पूछा जाता है, 2024 में भी आया था, यहां पर भी आया है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ का आंसर लिखना है अब आपको, और क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट है, कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोटेशन दे रखा है यूपीएससी की तरह। अब आपको उस कोटेशन के लाइट में जाकर के आंसर लिखना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आइए चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में बता देना है। स्टार्ट योर आंसर विथ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। तो मैंने आपको क्या बताया था कि समावेशी विकास क्या होता है, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है। देखिए समावेशी विकास जब आप 2011 11वीं पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना को देखते हैं तो उसमें समावेशी विकास का लक्ष्य रखा गया, इंक्लूसिव ग्रोथ का। तो जब देश आज़ाद हुआ तब से लेके आज तक हम लोग जो नई योजनाएं जितनी भी योजनाएं, जैसे गरीबी हटाओ हम बात करते हैं, रोजगार डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्षेत्रीय असमानता को दूर करने की बात करते हैं, हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, वित्तीय समावेश की बात करते हैं। तो ये सब इंक्लूसिव ग्रोथ में ही आता है। तो ऐसा नहीं है कि भारत में इंक्लूसिव ग्रोथ आज के ही टाइम पे बातचीत शुरू की गई, इंक्लूसिव ग्रोथ पर हमेशा से बात हुई है। बट ये है कि 11th और 12th 5 ईयर प्लान में इंक्लूसिव ग्रोथ पर बेसिकली फोकस किया गया। और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इस समय, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उसने इंक्लूसिव ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया, बहुत ज़्यादा काम भी किया है। चाहे वो लखपति दीदी योजना हो, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, चाहे वो रोजगार से रिलेटेड है, चाहे आपका माइक्रो फाइनेंस है या मुद्रा लोन योजना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, जनधन योजना है, ये सब इंक्लूसिव ग्रोथ में ही आता है। तो आप अपने आंसर को लिखें इंक्लूसिव ग्रोथ को एक्सप्लेन करते हुए। तो इंक्लूसिव ग्रोथ मींस इकोनॉमिक ग्रोथ दैट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, हेल्प्स इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। समावेशी विकास एक ऐसा विकास है, एक ऐसी आर्थिक विकास है जहां पर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें और देश से गरीबी को हम दूर करें, पॉवर्टी को रिड्यूस करें। इसका मतलब है कि सरकार जब कोई काम करे, अगर मान लीजिए दिल्ली में सरकार ने दिल्ली से कोई योजना शुरू की है अगर, तो वो भारत के सबसे निचले स्तर पर जो गांव है वहां तक वो योजना पहुंचनी चाहिए, जिससे केवल दिल्ली के लोगों को ही लाभ ना हो कि जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं केवल वही लोग उनका फायदा उठाते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ कहता है कि गांव में जो सबसे दूर दराज गांव है भारत का, अरुणाचल प्रदेश के एकदम चाइना बॉर्डर पर जो गांव होगा, वहां तक सरकार की योजना का लाभ पहुंचे। एकदम लास्ट डिस्ट्रिक्ट पर, भारत की सीमा पर बस एकदम अंतिम जिले पर अगर कोई व्यक्ति रह रहा है, सरकार कहती है हमें उसके जीवन को भी बदलना है। यही समावेशी विकास होता है, यही इंक्लूसिव ग्रोथ होता है।
तो इंक्लूसिव ग्रोथ में हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके गरीबी को कम करना चाहते हैं। इट मीन्स हैविंग एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज लाइक इन हेल्थ एंड एजुकेशन बाय द पुअर्स। It includes providing equal opportunity, empowering people through education and skill development। इस देश के संसाधनों पर केवल अमीर वर्ग का ही कब्जा नहीं होना चाहिए। इस देश के संसाधनों पर इस देश के जो गरीब तबके के लोग हैं उनका भी इस देश के संसाधनों पर उतना ही अधिकार है जितना कि ताकतवर लोगों का या अमीर लोगों का है। समाजवाद जिसे आप कहते हैं। तो कहीं ना कहीं समावेशी विकास के तहत हम आप सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, लोगों को सशक्त करना चाहते हैं। इट ऑल्सो इनकम्पासेस अ ग्रोथ प्रोसेस दैट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। एक ऐसा विकास जो पर्यावरण का ध्यान रखे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एनवायरमेंटल फ्रेंडली ग्रोथ चाहिए जहां गुड गवर्नेंस हो और जो जेंडर सेंसिटिव सोसाइटी का क्रिएशन करे। जेंडर सेंसिटिविटी होनी चाहिए। तो ऑटोमेटिकली इंक्लूसिव ग्रोथ को डिफाइन करते हुए आप अपने आंसर को स्टार्ट करें। अब क्वेश्चन पूछा समावेशी विकास क्या, उसको समझाइए, आपने समझाया। अब आप इसमें कुछ एग्जाम्पल्स और भी दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि समावेशी विकास में क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं, क्या क्या डायमेंशंस है समावेशी विकास के। जैसे स्किल डेवलपमेंट करना, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन, जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे एम्पावरमेंट ऑफ द वल्नरेबल। ये सब एलिमेंट्स हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के। तो ये आपका पहला वाला जो पार्ट है समावेशी विकास से रिलेटेड वो है। अब दूसरा पार्ट उसमें क्वेश्चन पूछा है इसके चैलेंजेस क्या हैं। नाउ दीज आर द चैलेंजेस, ये इसकी चुनौतियां हैं। समावेशी विकास के साथ क्या क्या चुनौतियां हैं, ये चुनौतियां। हम इतना कोशिश करने के बाद भी चीजों को क्यों नहीं उतार पाते, जैसे करप्शन, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा चैलेंज है इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। जैसे फॉर एग्जांपल रीजनल डिस्पैरिटी, क्षेत्रीय असमानता। इतनी ज्यादा भारत में क्षेत्रीय असमानता है कि चाह करके भी हम अपने चीजों को उस तरीके से लागू नहीं कर पाते। अगर हम महाराष्ट्र को बिहार से कंपेयर करें तो आप देखेंगे दोनों राज्यों में जबरदस्त क्षेत्रीय असमानता है। कहां महाराष्ट्र है और कहां बिहार है, कहां महाराष्ट्र कहां यूपी, कहां महाराष्ट्र कहां उड़ीसा, कहां दिल्ली कहां उत्तर प्रदेश, कहां दिल्ली कहां बिहार। तो जो क्षेत्र है भारत में ना, इनमें आपस में पैरिटी नहीं है, बहुत ज्यादा असमानता है। सबकी रिक्वायरमेंट्स बहुत अलग अलग है। कहीं एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है, कहीं इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी है, कहीं अर्बनाइजेशन ज़्यादा है, कहीं रूरल एरियाज ज़्यादा है, कहीं फ्लड ज़्यादा आता है, कहीं ड्रॉट सूखा ज़्यादा पड़ जाता है। तो भारत में जो इतनी ज़्यादा क्षेत्रीय समानता पाई जाती है, ये फाइनेंशियल, ये इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए चुनौती पैदा करती है। इशू विद सोशल डेवलपमेंट, जो सामाजिक विकास है उनके साथ जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, ये भी कहीं ना कहीं इंक्लूसिव ग्रोथ में एक लिमिटेशन पैदा करती है। एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस, भारत एक कृषि प्रधान देश है लेकिन लगातार भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान गिरता जा रहा है। तो चाह करके भी उस क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है, उस किसान के जीवन में डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। तो ये भी कहीं ना कहीं इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए एक रुकावट है। गरीबी, देश में गरीबी जो है, आज इतने साल हो गए, 70+ साल हो गए देश के आज़ादी के, 70 साल से ज़्यादा हो गए देश के आज़ादी के, लेकिन आज भी हमारे देश से गरीबी दूर नहीं हुई। ऐसी गरीबी है जो जाती नहीं। इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, और आज भी हम गरीबी हटाओ पर बात कर रहे हैं। आज़ादी 1947 में मिली, लेकिन आज भी भारत में गरीब जनसंख्या जबरदस्त पाई जाती है। हमारे देश में मल्टी डायमेंशनल पुअर, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बहुत ज्यादा पाई जाती है। आज भी भारत सरकार गरीबी हटाने के लिए या गरीबी मुक्त भारत बनाने की बात करती है, सपना देखती है। तो कहीं ना कहीं ये जो गरीबी है, ये भारत के लिए एक
बहुत बड़ी, देश के विकास के लिए बहुत बड़ी रुकावट है, और हम चाह करके भी चीजों को उतने बेहतर ढंग से लागू नहीं कर पाते, क्योंकि भारत में गरीबी इतनी ज्यादा है। गरीबी होने से तमाम तरह के और इश्यूज क्रिएट होते हैं। गरीबी होगी तो बेरोजगारी होगी, गरीबी होगी तो पिछड़ापन होगा, गरीबी होगी तो अपराध होगा, गरीबी होगी तो अशिक्षा होगा। तो जाहिर सी बात है, गरीबी कहीं ना कहीं भारत सरकार की योजनाओं के सामने एक बहुत बड़ी रुकावट पैदा कर देती है। इसी तरह से आप देखेंगे बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, यह भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट करती है। इतनी इतनी ज्यादा जनसंख्या भारत में, युवा जनसंख्या इतनी ज्यादा, पढ़े लिखे लोगों की संख्या इतनी ज्यादा, लेकिन साथ ही साथ में भारत में बेरोजगारी भी बहुत है। अब इस बेरोजगारी के पीछे कारण क्या? तो कई कई कारण है अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे, लेकिन एक सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत में सबको सरकारी नौकरी चाहिए। हर आदमी सरकारी नौकरी के लिए दीवाना है, और सरकार को भी लगता है कि आदमी को सरकारी नौकरी की ही तैयारी करते रहनी चाहिए, क्योंकि जब आदमी सरकारी नौकरी की तैयारी करता है तो वो बिजी रहता है अपने युवा अवस्था में, वो बिजी रहता है कि वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। तो समाज, सरकार, घर वाले उसको बेरोजगार नहीं कहते। कोई पूछेगा भैया क्या कर रहे हो, तो कहेगा हम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। और सबको सरकारी नौकरी क्यों चाहिए? क्योंकि सरकारी नौकरी है तो ही अच्छी खासी शादी होगी। तो अल्टीमेटली जीवन का उद्देश्य भारत में एक शादी पे आके रुक जाता है। अच्छी शादी करने के लिए अच्छी नौकरी का होना बहुत जरूरी है, और अच्छी नौकरी कौन सी होती है? वो सरकारी ही होती है, क्योंकि निजी नौकरी लायक आपके पास योग्यता नहीं है, निजी नौकरी लायक आपके पास स्किल डेवलपमेंट नहीं है, देश के अंदर उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उतने अवसर नहीं है कि आदमी कहीं और जाके कोई काम करे। तो घूम फिर करके आदमी ने ग्रेजुएशन कर लिया, इंटर कर लिया अगर, तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य जीवन का दिखाई देता है कि हमें किसी तरह से सरकारी नौकरी चाहिए। और सरकारी नौकरी की समाज में बहुत डिमांड है, बहुत पूछ है, बहुत रिस्पेक्ट है। भैया लड़का क्या करता है? कहीं सरकारी नौकरी करता है। तो सरकारी नौकरी है तो वाह क्या बात है, बहुत बड़ा दहेज मिलेगा, अच्छी शादी हो जाएगी। तो इसी वजह से देश के अंदर हम बेरोजगारी को कम नहीं कर पा रहे, क्योंकि सब लोग घूम फिर करके आके गवर्नमेंट जॉब पर ही रुक जाते हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इंक्लूसिव ग्रोथ में आकर के इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए रुकावट पैदा करती है। ये हो गया आपका ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का ये डिमांड है, ऐसे आपको ये क्वेश्चन लिखना है। चलिए फिर हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ना देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है आपका, वो पूछा गया, एक और क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं 2023 का। कह रहे द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैज प्रूव्ड टू बी द मोस्ट effective instrument of government policy over the years in stabilizing prices and making food available to consumer at affordable price. Explain the statement. ये क्वेश्चन पीडीएस से आया है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से। कह रहे सार्वजनिक वितरण प्रणाली पिछले कुछ वर्षों में कीमतों को स्थिर रखने और उपभोक्ताओं को किफायती दामों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने में सरकारी नीति का सबसे प्रभावी साधन साबित हुआ है। इस कथन की व्याख्या करिए। बात सच है कि देश के अंदर पीडीएस सिस्टम ने एक बेहतरीन काम किया है। अब इस क्वेश्चन को हमें कैसे टैकल करना है? तो पीडीएस सिस्टम एक ऐसी व्यवस्था होती है जहां केंद्र और राज्य दोनों मिल करके जो राशन की दुकानें होती है, जो फेयर प्राइस शॉप होता है, वहां से हम उचित मूल्य पर गरीबों को अनाज उपलब्ध कराते हैं। चाहे वो चावल है, दाल है, शक्कर है, गेहूं है, मिट्टी का तेल है, नमक, अब तो नमक भी मिलता है, रिफाइंड तेल भी मिलता है, चना भी मिलता है। तो आदमी राशन की दुकान पे जाता है और वहां से सारी चीजें सब्सिडाइज रेट पर लेता है, बहुत कम कीमत पर। कोरोना के बाद से तो 80 करोड़ जनसंख्या को भारत सरकार मुफ्त में राशन दे रही है। तो ये फेयर प्राइस शॉप से ही दिया जाता है। फेयर प्राइस शॉप जो है, उचित मूल्य की जो दुकान है, वो पीडीएस सिस्टम के तहत काम करती है। पीडीएस सिस्टम एक व्यवस्था है, उसके तहत ये राशन की दुकानें आती हैं। ओके, तो पीडीएस सिस्टम को अब हम कैसे लिखेंगे? तो अगर आप देखें तो पीडीएस सिस्टम को पहले आपको डिफाइन करना
कि पीडीएस सिस्टम कैसे काम करता है। तो पीडीएस सिस्टम के तहत कैसे कैसे क्या क्या काम होता है, अब आप इसको समझ लें। एक चीज मैं आपको यहां बता दूं, देखिए पीडीएस सिस्टम में केंद्र और राज्य दोनों का काम होता है, केंद्र सरकार का भी और राज्य सरकार का भी। अब पीडीएस सिस्टम कैसे काम करता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो प्रोक्योरमेंट का काम करती है। केंद्र सरकार किसानों से अनाज खरीदती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, एमएसपी पर, फिर वो एफसीआई के गोदामों में जाता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास। वहां से हर सरकार का, राज्य सरकार का एक परसेंटेज होता है, राज्य सरकारों को दे दिया जाता है। राज्य सरकारें उसको राशन की दुकान तक पहुंचाती हैं, वहां से उन चीजों को जनता तक दिया जाता है। ये इन शॉर्ट में है। अगर आप केंद्र का काम देखेंगे तो इस तरीके से होता है, प्रोक्योर करना, स्टोरेज करना, ट्रांसपोर्ट करना, उसको वहां तक राज्य तक पहुंचाना। बल्क अलॉटमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स टू द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार को बल्क अलॉटमेंट देना। अगर आप राज्य का देखेंगे तो एलोकेशन विद इन द स्टेट, राज्य के अंदर किसको अनाज मिलना है, किसको नहीं मिलना है, ये राज्य देखे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एलिजिबल फैमिली, कौन एलिजिबल परिवार है, ये सब राज्य का काम है। राशन कार्ड देना, सुपरवाइज करना, जो फेयर प्राइस शॉप होता है उसको सुपरवाइज करना, ये सब राज्य का काम होता है। तो ये दोनों लोग मिल करके पूरा पीडीएस सिस्टम चलाते हैं। अब ये तो एक आइडिया मैंने आपको दे दिया पीडीएस सिस्टम काम कैसे करता है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा था कि पीडीएस सिस्टम से भारत में उचित मूल्य पर लोगों को चीजें उपलब्ध हो जाती हैं, जिससे देश में कीमतें स्थिर रहती हैं और महंगाई जो होती है वो कम होती है और एक एफोर्डेबल प्राइस पर लोगों को मिलता है। बात सच है, सही है। अब कैसे मिलता है इसको आपको देखना है। देखिए, द पीडीएस सिस्टम प्रोक्योर्स फूड ग्रेन फ्रॉम द फार्मर एट एश्योर्ड मिनिमम प्राइस which helps in stabilizing market price by absorbing excess supply that could otherwise lead to price crashes। तो जो पीडीएस सिस्टम है वो प्रोक्योर करता है फूड ग्रेन फ्रॉम फार्मर्स एट द मिनिमम प्राइस, और फिर वहां से उस चीजों को हम बाजार में उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि कीमतें जो होती हैं वो स्थिर रहती हैं। बाय रियलाइजिंग दीज स्टॉक्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्राइस राइज, द पीडीएस हेल्प्स टू मॉडरेट इन्फ्लेशनरी प्रेशर ऑन एसेंशियल कमोडिटी। जब कभी कीमतें बाजार में बढ़ने लग जाती हैं या चीजों की सप्लाई कम हो जाती है, तो पीडीएस सिस्टम उसको बाजार में उपलब्ध करा देता है एक एफोर्डेबल प्राइस पर, जिससे बाजार में इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। नाउ पीडीएस प्रोवाइड्स एसेंशियल फूड आइटम्स लाइक व्हीट, राइस, शुगर, केरोसिन एट सब्सिडाइज्ड रेट टू इकोनॉमिकली वल्नरेबल पॉपुलेशन, गरीबों को दिया जाता है। और हमारे यहाँ तो राइट टू फूड जो राइट टू फूड है आपका, ये फंडामेंटल राइट है आपके यहाँ, आर्टिकल 21A में जीने का अधिकार, उसी में भोजन का अधिकार भी है आपका। तो ऑटोमेटिकली क्योंकि ये मौलिक अधिकार है आपका, तो सरकार को देना ही देना है। हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया हुआ है, उसी में हमने राइट टू फूड को फंडामेंटल राइट दे रखा है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार को गरीबों को ये भोजन तो उपलब्ध कराना ही होगा। नाउ दिस इंश्योर्स दैट इवन द पुअरेस्ट सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी हैज एक्सेस टू बेसिक फूड सप्लाई व्हिच इज क्रूशियल फॉर देयर सस्टेनेंस। इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए हमें गरीबी दूर करनी है, तो हमें गरीबों को, वल्नरेबल सेक्शंस को उचित मूल्य पर, सस्ते दरों पर, सब्सिडाइज रेट पर भोजन उपलब्ध कराना ही पड़ेगा, जो वीकर सेक्शन है, जिससे कि उनको एक हेल्दी जीवन मिल सके और वो जीवन में आगे बढ़ सके, और एक ह्यूमन कैपिटल जो है वो सरकार को मिले और इकोनॉमी आगे बढ़े। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को शुरू कर सकते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। नाउ बाय मेंटेनिंग द बफर स्टॉक ऑफ द फूड ग्रेन and ensuring their distribution through fair price shops, the PDS reduces the chance of hoarding and black marketing। जो काला बाजारी वगैरह होती है, जो होर्डिंग कर ली जाती है, जो इकट्ठा कर लिया जाता है राशन को, वो सब पीडीएस रोकता है। विच कैन अदरवाइज लीड टू स्केर्सिटी एंड प्राइस राइज, जिससे क्या हो सकता है, आर्टिफिशियल स्केर्सिटी, कमी हो सकती है और कीमतें बढ़ सकती हैं। द पीडीएस एम्स टू रिड्यूस हंगर एंड मैल न्यूट्रिशन
among the economically disadvantaged community by providing them with access to food grain at affordable price. पीडीएस सिस्टम गरीबी, भूखमरी, कुपोषण से निपटने में सहायता करता है, क्योंकि ये गरीब जनसंख्या को डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटी को एक अफोर्डेबल कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराता है, thus contributing to the nutritional security of the nation. The PDS makes food grain available at price lower than the market rate. जो मार्केट रेट में कीमतें होती है उससे कम में ही पीडीएस सिस्टम देता है, which is particularly beneficial during the time of drought and high food inflation. सूखा पड़ गया, महंगाई बहुत है, उस समय गरीबों को इस महंगाई से बचाने के लिए सरकार इसका इस्तेमाल करती है, तो पीडीएस इसके लिए बहुत यूजफुल है. प्रोटेक्टिंग पुअर हाउसहोल्ड फ्रॉम फूड प्राइस इंक्रीज, गरीब जो है वो महंगाई से परेशान ना हो, इसमें पीडीएस बहुत कारगर होता है. तो क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन यही तो है कि कैसे अफोर्डेबल प्राइस स्टेबिलिटी में पीडीएस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ये आपका आंसर है. इस तरीके से आपको अपने आंसर को लिखना है. तो ये सब चीजें आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर पूरा हो जाएगा. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बार और देख लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहे थे? द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पिछले कुछ वर्षों में कीमतों को स्थिर रखने, कीमतें स्थिर, उपभोक्ताओं को किफायती दामों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाते. कैसे अहम भूमिका निभाते हैं? जो मैंने अभी बात आपको समझाई, ये पैराग्राफ और ये पैराग्राफ लिख देना है, आपका आंसर तैयार. ओके. केंद्र सरकार क्या क्या काम करती है, राज्य सरकारें क्या क्या काम करती हैं, ये आपकी नॉलेज के लिए. तो आज के सेशन में ये 2 क्वेश्चन हो गए. अब हम लोग आगे फिर मिलेंगे तो फिर हम इकोनॉमी के और रिमेनिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे 2023 के. चलिए फिर मुझे दीजिए इजाजत. जय हिंद.